नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। बड़ौदा उपचुनाव के नामांकन के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे पर्चा दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो जाएगी, लेकिन तीनों ही दल बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। बात बीजेपी की करें तो प्रदेश बीजेपी गुरुवार को ही 4 नामों का पैनल अपने आलाकमान को सौंप चुकी है। इंतजार बस घोषणा का है। हालांकि पिछले चुनाव में बड़ौदा से उम्मीदवार रहे योगेश्वर दत्त फिर टिकट की चाहत में है, इसलिए योगेश्वर दत्त के समर्थन में कई खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी की। कांग्रेस में भी चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कपूर नरवाल की फिर कांग्रेस में वापसी हो सकती है और कांग्रेस बड़ौदा से नरवाल को उम्मीदवार बना सकती है। गोहाना से कपूर नरवाल के आवास की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके समर्थक कांग्रेस के झंडे लेकर जीत के नारे लगाते हुए नजर आए। बता दें कि कपूर नरवाल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इनेलो की तरफ से भी गुरुवार को ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक तीनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब सवाल यही है कि आखिर उम्मीदवार को लेकर तीनों दल में पेच कहां फंसा है। इस पर हम आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। दोनों ही पार्टियों में अब भी कैंडिडेट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां किसी भी वक्त कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर सकती हैं। हालांकि योगेश्वर दत्त को बीजेपी की टिकट दिलाने के लिए खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं, तो वहीं कांग्रेसी खेमे से कपूर नरवाल के नाम की चर्चा है। बुधवार शाम में जेजेपी नेता भूपेंद्र मलिक ने भी सीएम से मुलाकात की थी, लेकिन जेजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपने किसी भी नेता को बीजेपी में जाने नहीं देंगे। गुरुवार सुबह ही हरियाणा भवन में गहमा गहमी देखने को मिली। योगेश्वर दत्त के लिए मैदान तैयार करने के लिए पहलवान गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित तमाम खिलाड़ी हरियाणा भवन पहुंच गए। सीएम मनोहर लाल ने भी उनकी बात आला कमान तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की इच्छा है कि योगेश्वर दत्त को बड़ौदा से टिकट मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आला कमान के पास भेजे गए पैनल में योगेश्वर का नाम भी है। खिलाड़ियों की इन भावनाओं से आला कमान को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते बड़ौदा उपचुनाव से पहले सियासी दांवपेच और उलझता नजर आया, जब कांग्रेस से टिकट के दावेदार कर्नल रोहित मोर हरियाणा भवन पहुंचे और सांसद संजय भाटिया, सोनीपत के बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायक मोहन लाल बडौली से मुलाकात की। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि वीरवार शाम तक बीजेपी के उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है। बुधवार शाम जब सीएम मनोहर लाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, तब उन्हें 4 लोगों के नाम की लिस्ट सौंपी थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे ने भी उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया हुआ है। दबी जुबान में कहा जा रहा कि कांग्रेस कपूर नरवाल को उम्मीदवार बना सकती है। 2019 के चुनाव में योगेश्वर दत्त बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई थी। श्री कृष्ण हुड्डा से पहले इस सीट पर इनेलो का कब्जा था। वीरवार शाम तक बड़ौदा उपचुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो बड़ी बहस में हमारी चर्चा इसी सवाल पर होगी कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम में देरी क्यों। आखिर अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया, जबकि केवल एक दिन
का ही समय शेष रह गया है। क्या एक दूसरे के इंतजार में है बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो? क्या ये राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी कौन होगा? उस आधार पर वो समीकरणों को देखते हुए अपने प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। तो बड़ी बहस में हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो इस चर्चा में जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी जुड़ेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग साहब जुड़ेंगे, वहीं इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा साहब जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अमित नेहरा जी जुड़ेंगे। आप सभी का इस बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अत्रे साहब आपसे। सरकार आपकी हरियाणा में, आपका जो प्रदेश का नेतृत्व है वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल भी चुका है, नाम भी दे चुका है, लेकिन नामों का ऐलान अभी तक नहीं। आखिरकार ये कश्मकश क्यों? क्या दूसरी पार्टी की रणनीति जानना चाहते हैं? उनका उम्मीदवार कौन होगा, उसके आधार पर अपना करेंगे? और ना ही इस बात का कोई इंतजार कि दूसरी पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बना जी। देखिए, आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक तय प्रक्रिया है उम्मीदवार का नाम का चयन करने की। पहले प्रदेश स्तर पे प्रदेश चुनाव समिति के अंदर नामों पे चर्चा होती है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। उसके बाद एक पैनल बना के केंद्रीय समिति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ऊपर अपना विचार देते हैं और जो का नाम उनको फाइनल करना होता है वो फाइनल करते हैं। उसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है। इस तय प्रक्रिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अमल करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यतेंद्र के चुनाव आयोग के नियम अनुसार भी हर राजनीतिक दल के पास 16 तारीख शाम तक का वक्त है अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने का। तो उससे पहले मुझे लगता है कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी और इसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो इफ एंड बट की बात ही नहीं है अत्रे साहब। सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया की बात कर रहे हो सभी को पता है, और केवल हरियाणा में बाई इलेक्शन हो रहा है ऐसा नहीं है। यूपी में है, कर्नाटक में है, नागालैंड में है, वहां की लिस्ट तो पहले आ गई। हरियाणा में ही देरी क्यों हो रही है? रणनीति क्या? ऐसा है यतेंद्र, देखिए, हर राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करता है और जो भी रणनीति बनती है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करता हूं, वो उस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख के अपनी रणनीति तय की जाती है और रणनीति के हिसाब से ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है। और लगभग सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं और उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से बड़ौदा के अंदर उपचुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि उपचुनाव के अंदर मुद्दे क्या रहेंगे, हम इस पे चर्चा करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। उपचुनाव किस तरह का रहेगा, उस पर चर्चा करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुद्दे पर तो चर्चा होती है अत्रे साहब, लेकिन जनता को कैंडिडेट का नाम भी पता रहना चाहिए। उनकी उत्सुकता भी रहती है। वो भी एक बड़ा मुद्दा रहता है कि कैंडिडेट किस इमेज का है, उसकी खुद की छवि कैसी है। तो मुद्दे तो बाद में आएंगे ना, पहले कैंडिडेट आएगा, उस पर मुद्दे भी आ जाएंगे। गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, मैं आऊंगा अत्रे साहब। बजरंग जी, आपकी पार्टी भी बड़ी देर लगा रही है। कहाँ आपके यहाँ तो आलकमान वाली बात भी नहीं है। आपके यहाँ तो जिसको तय करना है वो सबको पता है। देरी क्यों? क्या बीजेपी के कैंडिडेट को जानने की कोशिश है? शर्मा जी, कोई किसी प्रकार की देरी नहीं है। ये नेशनल पार्टी जो होती है, कैंडिडेट का चयन हाई कमान में करना होता है। जो हमारी स्टेट की बॉडी है, स्टेट की बॉडी ने मीटिंग करके एक पैनल बनाकर हाई कमान को दे दिया है और कुछ ही देर के अंदर मैं बताना चाहता हूं, और हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट जो हमारा प्रत्याशी होगा आपके सामने नाम आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रत्याशी के साथ साथ भारी बहुमत से बड़ौदा के अंदर कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त करेगी। नहीं, विजय तो प्राप्त करेगी, उसमें तो अभी काफी समय है गर्ग साहब। अभी तो कैंडिडेट का नाम ही नहीं है। क्या बीजेपी के जिस नेता का नाम चल रहा है कि वो कांग्रेस में आएंगे, क्या उसी का इंतजार हो रहा है? जोड़ गुड़ा भाग जिसे कहते हैं, वो सब उसी का इंतजार है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस पार्टी का वर्कर होगा। तो आप दावा कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी से नहीं लिया जाएगा? मानू, आप भरोसा दिलाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक समुंदर है, बड़ी पार्टी है। कोई भी आदमी किसी समय भी कहीं भी आ सकता है। सबके लिए दरवाजे नहीं, लेकिन ये एक ऐसा समुद्र है गर्ग साहब कि उस समुद्र में से अपना ही पानी नहीं निकल पा रहा। दूसरी नदी का, चलो मान लेते दूसरी नदी है, उसका ही पानी मिलेगा तभी कैंडिडेट की घोषणा होगी। मैं कहता हूँ, लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जी ये सभी को राइट है कि आपके सामने देख लो,
दुनिया भर के जो कैंडिडेट है या विधायक है फलाने हैं रोज चेंज हो लग रहे हैं, और हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है पार्टी का कैंडिडेट होगा और एक तरफा कैंडिडेट तो पार्टी का ही होगा जब नाम का ऐलान हो जाएगा। मेरा सवाल दूसरा है, क्या वो कैंडिडेट पार्टी का होगा या बाहर से लाया गया होगा? बाहर से कोई नहीं आता, सब यहाँ हरियाणा के जनता के व्यक्ति है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट होगा। फिर तो लड़ाई रह नहीं जाएगी, फिर तो राजनीतिक लड़ाई रह नहीं जाती, क्योंकि सारे हरियाणा के हैं, राजनीतिक दल भी हरियाणा के हैं, हरियाणा के लोग ही उसमें वो पदाधिकारी हैं। शर्मा जी लड़ाई है, लड़ाई इस बात की है। ठीक है, ये चुनाव भाजपा बिना जनता है। ठीक है, रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, क्या सोच रही है आपकी पार्टी? बहुत कम समय रह गया है। एक मीटिंग अभी भी जारी है और कुछ जो भी संभावित कैंडिडेट हैं उनके ऊपर विचार विमर्श कर चल रहा है, और कल नामांकन हो सकता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 6 बजे तक का, जैसे प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे। कल तो होगा ही, कल नहीं होगा तो फिर कर भी नहीं पाएंगे। संभावित है, संभावना है कि नाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ये कैसी जल्दी है रजत जी, लास्ट दिन रह गया है। जल्दी तो उसे कहते हैं कि चुनाव की घोषणा हुई और दूसरे दिन ही कर दिया घोषित। यतेंद्र जी, अभी ये नेशनल पार्टीज हैं, इन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे हैं जी, और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक मीटिंग अभी भी जारी है जी, और संभावना ये है कि जल्द जाएगा। और दूसरा, मैं प्रवीण अत्रे जी के उस जो अभी इन्होंने कहा कि चर्चा मुद्दों पे होनी चाहिए, प्रवीण अत्रे जी से पूछिए कि क्या मुद्दे लेके जाएगी। प्रवीण अत्रे जी से पूछिए कि क्या मुद्दे लेके जाएगी भाजपा। बेरोजगारी में तो हरियाणा नंबर 1 है। आप किसान ये जो काले कानून लेकर आए हैं ये भाजपा वाले, क्या आज की डेट में यही मुद्दा है सबसे गर्म? उसके बाद अगर आप देखा जाए तो महंगाई देश में मुद्दा है। ये किस चीज के क्या कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे नियंत्रण कर पाए? तो आप प्रवीण अत्रे जी से ये पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज है, भाजपा क्या लेके जाएगी देश के आगे, जनता के आगे, बड़ौदा की जनता के आगे? क्या महंगाई लेके जाएगी? क्या ये काले कानूनों को, जहां गांव-गांव में उनके पोस्टर लग गए हैं कि उनके भाजपा और जजपा वालों को नहीं दिया जाएगा, जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। कल आपने देखा नायब सैनी जी का विरोध हुआ, रतनलाल कटारिया जी का विरोध हुआ, जेपी दलाल जी का विरोध हुआ, मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो ऐसा क्या ऐसा मुद्दा है कि आप जो बोलते हैं कि मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए? मुद्दे तो यही है देश के साथ। चलिए, वो तो मैं प्रवीण जी से बात ही कर लेंगे। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे उठाए जाएंगे? ठीक है, हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अमित जी, क्या रणनीति है इन तीनों की? क्योंकि तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं, हरियाणा में बड़ा प्रभाव इन तीनों पार्टियों का है, लेकिन जींद में भी ये देखने को आया, एक दूसरे के कैंडिडेट देखकर ये तय करेंगे क्या अपनी रणनीति कि हमारा कैंडिडेट किस जाति से होगा या किस एंगल से होगा, किस क्षेत्र से होगा? देखिए यतेंद्र, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है लोसपा, उसने बाजी मार ली है पहले राउंड में। तो उनके प्रत्याशी राजकुमार सैनी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। तो उनकी नीति स्पष्ट है। चुनाव पहले दिन से ही वो इस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। अब रही बात दूसरी पार्टियों की, तो सही बात है, आपने जो सवाल उठाया वाजिब है। एक दूसरे की चालों को भाप रहे हैं दोनों जो बड़े विपक्षी दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और कई तरह के समीकरण ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि पहला कौन आए। तो उस चक्कर में जो देरी हो रही है जी, तो उसको हम भी देख रहे हैं। अब रही बात, तो यही बात है कि यह अधिकार है उनका कि जब तक लास्ट टाइम नहीं होता तो करे या ना करे सार्वजनिक, ये उनका सिरदर्दी है, उनका अपना इंटरनल मैकेनिज्म, उसमें कुछ नहीं कर सकते, न कह सकते उनको। जी लेकिन क्या कॉन्फिडेंस कम है क्या अपनी पार्टी के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, के दूसरी पार्टी के कैंडिडेट का वेट किया जा रहा है? निश्चित तौर पे इसमें तो दो राय नहीं, दोनों पार्टियों में या तीनों पार्टियों में। अगर विनिंग कैंडिडेट होता तो शुरू दिन में ही ताल ठोक देते। जैसा कि पहले हमने देखा है, जो लिस्टें जारी होती है, जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं, जिनकी जीतने की संभावनाएं प्रबल होती है, वो पहले ही आ जाती है लिस्टें जी। उसके बाद फिर जहाँ पे पेज फंसे हुए होते हैं उनको धीरे धीरे जारी करते हैं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं यतेंद्र कि ज्यादा पेच फंसा हुआ है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि तब समझ में आता है जब पूरे चुनाव हो रहा हो हरियाणा का तो बड़े नेता बिजी रहते हैं एक एक सीट पर माथापच्ची करने में, लेकिन यहाँ केवल एक सीट को लेकर भी इतना लेट। देखिए यतेंद्र जी, इसमें बड़ौदा चुनाव उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये प्रदेश की आगे के 4 साल के जो राजनीतिक जो दशा और दिशा होगी उसको तय करेगा। जी, आपने देखा था कि जो जींद का उपचुनाव था उसने प्रदेश की दिशा और दशा तय की। एक बड़ा मैसेज जाता तो है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा लोकप्रियता लोकप्रियता का जो ग्राफ है किस पार्टी का कैसा है, कैसे उनको बिहेव करना है, उनका चाल चरित्र कैसा रहने वाला है, आगे पार्टियों का किस पे फोकस रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें इसमें तय हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल तो तय हो यहाँ जाएंगी पे जो है ये किसी पार्टी की जीत नहीं होगी, किसी उम्मीदवार की जीत नहीं होगी। अत्रे साहब जो पिछला ये चुनाव विचारधारा हुआ था, जो रिजल्ट पनपेगी। था, आपका कैंडिडेट नंबर 2 पे रहा था, और शायद मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं गलत हूं या सही हूं, आप मुझे बता देंगे कि बीजेपी को पहले कभी इतने वोट नहीं मिले जितने योगेश्वर दत्त को मिले थे। तो क्या अब योगेश्वर पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, मैंने अभी क्या कहा आपको कि कैंडिडेट कौन होगा इसका फैसला हाईकमान ने करना है, केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। पैनल वहां पे जा चुका है, मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि योगेश्वर दत्त का नाम भी पैनल में है, लेकिन निर्णय अब जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का होगा। नहीं, वो ठीक है, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होगा, ये बात तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, वो तो फैसला आपके आलाकमान को लेना। मेरा सवाल ये है, जब पहले ऐसा कैंडिडेट आपके पास है जो अच्छा प्रदर्शन कर चुका, मात्र 4000 कुछ वोटों से वो पिछला चुनाव हारे, तो इतने वोट आपकी पार्टी में कभी कोई कैंडिडेट इस सीट पर नहीं ला पाया, तो फिर क्यों इतना पेच फंसा हुआ है? मैं उस समीकरण पे बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए यतेंद्र, ऐसा है 25 से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें से योगेश्वर दत्त भी एक है। और जो 25 लोग हैं वो 25 के 25 काबिल लोग हैं, 25 के 25 बड़ौदा की जनता के अंदर से लोग हैं, 25 के 25 वो है जो जिनको बड़ौदा की जनता चाहती है। अब 25 को चुनाव आप लड़वा नहीं सकते, चुनाव तो आपको किसी एक को लड़वाना है। तो उसी हिसाब से प्रदेश की चुनाव समिति जो है मंत्रणा करके उन 25 में से 4 का नाम चुनती है, जिसमें योगेश्वर दत्त जी का भी नाम है। अब वो 4 का नाम क्या है केंद्र के, लेकिन उस एक का नाम क्यों नहीं जिसने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है? ये तो केंद्र, देखिए मैं आज इस वक्त मैं नहीं कह सकता, जब नाम का घोषणा हो जाएगी, नाम फाइनल हो जाएगा, तब पता लगेगा 4 में से किसका नाम। लेकिन योगेश्वर दत्त तो मुख्यमंत्री जी से मिलने भी पहुंच गए कि उनका नाम कट रहा है, और साथी खिलाड़ियों को लेकर पहुंच गए, यानी कि उन्हें भी कहीं ना कहीं संशय है। जिस तरह से आपके कार्यकर्ता, बड़ौदा की जनता और खासकर मीडिया वाले लोग भी इंतजार कर रहे हैं कौन होगा, योगेश्वर दत्त भी उस संशय में फंस गए हैं। नहीं यतेंद्र, आप देखिए, बात शब्दों का आपने जो प्रयोग किया वो वैसे नहीं होना चाहिए। योगेश्वर दत्त इसलिए नहीं मिले कि उनका नाम कट रहा है, वो इसलिए मिले कि मुझे टिकट दे दी जाए। आप दोनों में अंतर है। अब आप देखिए, शब्द जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब कुछ और हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जिस बात पे मतलब तो जनता समझ रही है क्या हो जाता है जब इतने सारे साथी खिलाड़ियों को लेकर पहुंचेंगे। तो नेचुरली हर उम्मीदवार जो है हाईकमान के पास जाता है और अपना प्रार्थना पत्र देता है और रिक्वेस्ट करता है। ऐसे योगेश्वर दत्त ने किया। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ, जो अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, देखिए एक तो पहले मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, आपने जो वोट की बात की थी पिछले चुनाव में, हमारा जो उम्मीदवार था दूसरे नंबर पे था, हमारे उम्मीदवार की हार लगभग 4200 वोटों से हुई थी। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, आपके चैनल पे हम चर्चा कर रहे थे, पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस को जो समर्थन मिला वो लगातार घटता गया। 2005 की बात करते हैं तो समर्थन जो जीत हुई थी कांग्रेस के उम्मीदवार की लगभग 8000 वोट से, लेकिन 2009 के अंदर जो जीत हुआ, 2009 में हुई 8000 से, 2014 के अंदर जो हुई थी वो हुई थी 6000 से, और उसके बाद रह गई 4000 से। और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला वो बढ़ गया। अंतर यहाँ पे ये है कि कांग्रेस का ग्राफ घटता गया, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। इस बार हम जीत करेंगे। ठीक है बजरंग जी, क्या यही डर लग रहा है कि कैंडिडेट का नाम तब तक ऐलान नहीं करेंगे जब तक बीजेपी का ना आ जाए, क्योंकि उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी किस तरह से कैंडिडेट को लाती है, कितने दम वाले कैंडिडेट को लाती है? जहाँ तक शर्मा जी बड़ौदा चुनाव का सवाल है जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी पे कोई प्लानिंग है, ना कोई नियत है। अब जहाँ तक आज पूरी जनता, पूरा प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर सड़कों पर है, सरकार के मंत्री, एमपी तक को बड़ौदा में घुसना नहीं दे रहे जी।
ऐसे ऐसे नियम बना दिए, मैं जवाब देना या चाहूंगा। तीन अध्यादेश, कृषि उपज के ऊपर 3 अध्यादेश लाकर देश और प्रदेश के किसान, आड़ती और मजदूरों को उजाड़ने का काम इन लोगों ने किया है। इनके एमपी, मंत्री, मैं जवाब देना चाहूंगा। विधायक, सभी को किसी को मतलब एंट्री नहीं है। गांवों में लोगों ने बोर्ड लगा दिए, भाजपा जदका वाले, भाजपा और जदका वाले। लेकिन गर्ग साहब, आप इतनी गालियां बीजेपी वालों को दे रहे हैं, कोस रहे हैं उनको, लेकिन आपके कार्यकर्ता तो बीजेपी नेता के झंडा फहरा रहे हैं कि इन्हीं को हमारा कैंडिडेट बनाओ। नहीं, आपको शर्मा जी, बीजेपी नेता के यहाँ जा रहे कि नहीं जा रहे आपके कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर? बड़ौदा के अंदर, शर्मा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बड़ौदा के अंदर लोगों ने गांवों में वोट लगा दिए। जवाब देना चाहूंगा, इनको पहले ये समझाइए, भारतीय जनता पार्टी के 27 नेताओं की पार्टी ने ड्यूटी लगाई है बड़ौदा विधानसभा में प्रचार की। हर एक नेता को 2-2 गांव दिए गए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे चुनाव प्रभारी जेपी दलाल जी लगातार बड़ौदा में प्रचार कर रहे हैं, संजय भाटिया जी लगातार बड़ौदा में प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बड़ौदा में लगातार बड़ौदा में है। लेकिन अत्रे साहब, रजत जी ने तो कहा कि आपके नेताओं का विरोध हो रहा है, नाम भी लिया, मंत्री का भी विरोध, सांसद का भी विरोध। मैं जवाब देता हूँ इसका। रजत जी की बात रजत जी की बात का बड़ा स्पष्ट जवाब देता हूँ। देखिए, जहां तक 2 मिनट रुकिए, गरग साहब आप रुक जाइए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका हो गया गरग साहब, आईएनएलडी के हो गया आपका। भाई इनको चुप करा दो, इनका भाषण खत्म हो गया, आपकी जमानत होने वाली है। ठीक है, एक बार ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात कहिए बजरंग जी। ठीक है बजरंग जी, साफ शब्दों में अपनी बात कहिए, मैं आऊंगा सबके पास आऊंगा। ठीक है अत्रे जी, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं जवाब आपसे ले लूंगा। ठीक है, बताइए बजरंग जी। एक बार बात जी, मेरे पर्सन ले लो जी, इकट्ठा जाओ लेना। ये कर्नल दलाल साहब की बात करते हैं जी। कृषि मंत्री गांवों में गया, सैकड़ों ऑफिस अधिकारी साथ थे, 3 घंटे तक काम के अंदर इतनी बेइज्जती की है, पूरा जुलूस निकाला है। ठीक है, बताइए अत्रे साहब, यही बजरंग जी का आरोप है, यही रजत जी का आरोप है कि आपके नेताओं का बड़ा विरोध उपचुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है। जी ठीक है बजरंग जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप जवाब ले लीजिए। देखिए, ऐसा है, लगातार बुखलाहट के अंदर कांग्रेस और आईएनएलडी के मित्र जो प्रचार कर रहे हैं जी, उस प्रचार की वजह से ये समझ में आ रहा है कि चुनाव में सरेंडर कर चुके हैं, इनको पता है इनकी जमानत जब्त है। हमारे 27 नेता बाकायदा पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगने के बाद बड़ौदा हल्के में प्रचार कर रहे हैं। और ये जो बार-बार जेपी दलाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, जेपी दलाल जी ने खुद स्पष्ट कर दिया था कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कहा जा रहा है जेपी दलाल का रास्ता रोका, जेपी दलाल का घेराव किया, जबकि जेपी दलाल यहाँ भाषण दे रहा है, जेपी दलाल वहां है नहीं है। तो इस तरह का जो प्रचार है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आईएनएलडी के मित्र की बात का जवाब दूंगा जिन्होंने मुद्दों का जिक्र परवीन जी, रुके भाई, यतेंद्र इनको चुप कराइए भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरी फिल्म आई हुई है, गरग साहब रुक जाइए, तो सुन लीजिए ना, गरग साहब रुक जाइए, सुन लीजिए, जमानत आपकी जब्त हो रही है, मानता हूँ जमानत जब्त होती है, और आपके लिए तो अच्छा है, उपेंद्र हुड्डा की रोड काट दो, आपके लिए तो अच्छा है, शहजाद जी खुश हो जाएंगे, आपके लिए तो मौका है। अरे आप निकलो, मौका है आपके पास, इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। गरग साहब, शैलजा बजरंग जी, इतना जोश तो बड़ौदा उपचुनाव में आप ही आ जाइए। देखिए, ऐसा है, जब मैं विकास की बात करता हूँ, ये चिल्लाने क्यों लगते हैं जी? देखिए, मुद्दे होंगे विकास के, और मैं इसलिए ये बात का जिक्र कर रहा हूँ। आईएनएलडी के प्रवक्ता ने छूटते ही कहा कि साहब महंगाई, जब मैं आंकड़े दूंगा फिर आईएनएलडी के प्रवक्ता कहेंगे साहब ये आंकड़ों में उलझा देते हैं। आईएनएलडी के प्रवक्ता एक बार गूगल सर्च करें और उसमें देखें होलसेल प्राइस इंडेक्स कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी 9.7 था, आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 3.6 है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कांग्रेस की सरकार के अंदर 10.11 था, आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 5.7 है। एक बार चेक कर लीजिए, जो दाल 200 रुपए किलो मिलती थी 80 रुपए किलो है आज की डेट के अंदर। चेक कीजिए, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है पिछले 3 साल से। भाई सुन लीजिए, बेरोजगारी के ऊपर मत बोलिए, एक बात का जवाब दिया, दूसरी का भी दे रहा हूँ। बेरोजगारी के ऊपर भी बोलिए, सुन लीजिए, उसका भी जवाब देता हूँ। भाई सुन तो लीजिए पहले।
हाँ, आपकी सरकार रही। अब सुनिए, दीजिए। मैं चाहता नहीं एनएलडी का जिक्र करना, लेकिन आप लोग मजबूर करते हो कि मैं आपके चेहरे से नकाब उतार दूं। इस बात को समझिए। अब इस सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर 76,000 से ज्यादा युवाओं को पिछले 5 साल में रोजगार दिया था। आंकड़े हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, बड़ौदा के अगर हम बात करें, बड़ौदा की जनता, क्या वजह थी कि बड़ौदा की जनता के पास स्वच्छ पीने के पानी तक की समस्या थी। वहां के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा अपने कार्यकाल में अपनी ही सरकार में इस बात के लिए लड़ते रहे कि यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। जब मनोहर सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब बड़ौदा के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था होती है। 14 नलकूप नए लगाए जाते हैं, 8 बूस्टिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, 6 गांवों के अंदर वाटर वर्क्स की स्थापना होती है। तब स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्ध होता है बड़ौदा की जनता को। सबसे बड़ी बात, बड़ौदा की जनता का क्या कसूर था कि उनको बिजली नहीं मिलती थी। इस सरकार के आने के बाद 239 किलोमीटर की लाइनें बिछाई गई, 1014 ट्रांसफार्मर लगाए गए, 3 नए सब स्टेशन बनाए गए बड़ौदा में। क्या कसूर था बड़ौदा की जनता का? +2 पास करने के बाद बच्चों को गुहाना जाना पड़ता था। बड़ौदा में कोई कॉलेज नहीं था। इस सरकार ने 2 कॉलेज और एक नया विश्वविद्यालय प्रस्तावित कर दिया वहां पे। ठीक है। क्या कसूर था बड़ौदा की जनता का कि उनके पास सड़कें तक नहीं थी? इस सरकार के बनने के बाद रजत जी, आपने सुना अत्रे साहब ने तो बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बता दी कि कितना कितना काम किया है जब से मनोहर सरकार आई है। अरे जितेंद्र जी, अगर छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं देना भी अगर ये जनता के ऊपर एहसान कराना को बोलते हैं, तो इन्होंने कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। जनता के ऊपर एहसान तो कोई सरकार नहीं करती, उसकी जिम्मेदारी है, ये तो हम भी कह रहे हैं। को लगाने में सुनिए अत्रे जी, जवाब दे रहा हूँ, सुनिए अत्रे जी, सुनिए अत्रे जी। हाँ जी, एक शुगर मिल को लगाना जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, आप छोटे छोटे काम गिनाते हो, नेले के ऊपर देना, आपके सीधा एक शुगर मिल दे देना, और वहां पे मंडी, सब्जी मंडी दी है, अनाज मंडी, वहां पे सड़कें सरकार आपके दौर के तहत। बीच में मत बोलिए, बीच में मत शुगर मिल नहीं है, बड़ौदा में कोई शुगर मिल नहीं है, गुहाना में है शुगर मिल। क्या बड़ौदा में शुगर मिल दी है? आप रजत जी, आप जो शुगर मिल की बात कर रहे हो, उल्हाना में शुगर मिल की बात कर रहा हूँ। गुहाना में है वो, उल्हाना में शुगर मिल है। गुहाना का गांव है, गुहाना विधानसभा हल्के का गांव। लेकिन विधानसभा बड़ौदा नहीं है वो रजत जी। बड़ौदा उपचुनाव की बात हो रही है। बड़ौदा विधानसभा में क्या क्या काम हुआ, क्या मुद्दे हैं, कैंडिडेट से मुद्दों पर आ गए, तो वहां की बात कीजिए सर। सारा जितेंद्र जी आपको उलझा रहे, अरे सारा गन्ना अटैच है वहाँ का, बड़ौदा के हल्के का गन्ना अटैच है उसके साथ। तो सोनीपत का भी अटैच है, सोनीपत में भी शुगर मिल है। उसका एरिया तो जाके देखिए आप जी। अरे ठीक है, आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात कर रहे हो, पूरी बात रखिए। सरकार आपके दौर में किसने बनाई वहाँ सारी की सारी? इसलिए बनी कि अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, सड़कों की हालत नहीं जाता। यहाँ पे भी इनको करेक्ट कर दूं, 2 ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अत्रे साहब, आप करेक्ट करना सारी चीजें, लेकिन उनको बोलने का मौका, पूरा मौका तो दीजिए जी। अत्रे जी, बीच में शर्मा जी, पहले मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ का परिंदा है। ये प्रधानमंत्री सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ इनको आज जी, ये प्रधानमंत्री को भी बड़ौदा में ले आए, ये इलेक्शन जीत के दिखा दे जी। नहीं, बाई इलेक्शन में तो शायद प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व आता नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है जी। शर्मा जी ये इलेक्शन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। शर्मा जी, जनता के बीच में अगर कोई नेता गया है तो चुनाव के मुद्दे की बात कर रहे हो आप, और विकास की बात कर रहे हो। फाइनल नहीं हुआ। बड़ौदा के अंदर जो भी काम हुआ है, जो विकास हुए हैं, वो कांग्रेस के राज के अंदर हुए हैं। हमारे राज के अंदर 17 बिजली घर, 33 केवी के लगे, जींद, सोनीपत, बाईपास, गुहाना, जो बड़ौदा होगा जाती है, वो सड़क बनी, पानीपत रिवाड़ी नेशनल हाईवे, जो पूरा नेशनल हाईवे बड़ौदा हो जाता है, वो कांग्रेस राज के अंदर बना। खानपुर मेडिकल कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय बिल्कुल साथ में,
ये कांग्रेस राज के अंदर मिला। ठीक है, भाई बड़ौदा की ठीक है देखो, अमित जी, मैं 1400 ठीक है। जो विकास ठीक है, मैं अमित जी से बात कर लेता हूं। जो आप विकास के दावे सब अपनी अपनी सरकार के कर रहे हैं, अमित जी अगर बड़ौदा की बात करें, क्या सच में उन लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं मिलती हुई दिखाई दे रही है वहां पर? क्या सच में किसी की भी सरकार हो, क्या आपको लगता है निष्पक्ष तरीके से काम हुआ है? बड़ौदा के लोगों को जो मिलना चाहिए था वो मिला इतने सालों में? शर्मा जी मैं आपको बताऊं, मैं आऊंगा गर्ग जी आपके पास, मैं अमित जी से बात कर रहा हूं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। गर्ग जी मैं आऊंगा आपके पास। जी जी अमित जी। देखिए, हम दिवंगत जो अपने विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा को नहीं दुखाना चाहते, ना उनके शान में कोई गुस्ताखी करना चाहते। नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, बात निष्पक्षता की अमित जी, बात जनता के इंसाफ की है, बात जनता के न्याय की है, बात जनता की सुविधाओं की है। तो क्या वहां पर किसी की भी सरकार रही हो? मेरा सीधा सा सवाल है, काम हुआ है बड़ौदा में? क्या आज भी बुरे हाल हैं? सुनिए 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 सुनिए, वो दुखद घटना हुई तो उसके बाद ही पूरी प्रदेश सरकार का जो ध्यान है वो बड़ौदा पे गया जी। जो भी ये घोषणाएं गिनाई गई कि वो प्रस्तावित है, विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, कॉलेज प्रस्तावित है, वो उपचुनाव की घोषणा के बाद ही तो हुई है जी। अगर वो जीवित होते तो ना तो बड़ौदा के ऊपर ध्यान जाता। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बड़ौदा की जो जनता है वो मुझे अपना विधायक समझे। जी। अगर वो जीवित होते विधायक तो मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं था, सीधी सी बात ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है। ये इस तरह की चीजें जो है, आप मेरी बात समझ लीजिए, बिल्कुल। अगर ये दुखद घटना नहीं होती तो विकास कार्य भी कोसा दूर होते। जो एक घोषणाएं हुई पिछले 3-4 महीने में, वो सारा उसी का तो परिणाम है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हूं। अगर वो दुखद घटना नहीं होती तो इतने विकास कार्य नहीं आते इस विधानसभा के। यानी कि अपोजिशन पार्टी होने के नाते बड़ौदा को जो मिलना चाहिए था वो उस दौरान नहीं मिला। यतेंद्र, मैं कुछ कहना चाहूंगा। लगता तो यही है जो विरोधी दल जो दावे कर रहे हैं कि ये एक ऐसा एकमात्र विधानसभा क्षेत्र रहा यतेंद्र जी कि जिसमें पूरे विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं था। अब ये घोषणा हुई है, अब क्या हो गया, अब एक बड़ी अजीब सी स्थिति हुई, अभी सीधी यूनिवर्सिटी दे दी। इसका मतलब ये हो गया कि सिपाही को आपने सीधे प्रमोशन देके आईपीएस बना दिया। तो ये बड़ी अजीब सी और बड़ी हास्यास्पद सी बात है। भाई आपने पहले ध्यान देना चाहिए था। आपको 6 साल हो गए हैं सत्ता में। अत्रे साहब 6 साल सरकार को हो गए, लेकिन घोषणाएं अभी 3-4 महीने पहले ही हुई हैं। नहीं, क्या उस दौरान पिछले 5 सालों के दौरान कुछ मिला था बड़ौदा को? अब नहीं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे अमित जी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी करेक्शन करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है, इनको गर्ग साहब को यार बीच में देखिए क्या है, 2 तरह के काम होते हैं। एक तो सरकार पूरे प्रदेश के अंदर एक समान रूप से करती है, जैसा मनोहर सरकार ने किया है। जो मैंने नलकूप का जिक्र किया, वाटर वर्क्स का जिक्र किया, बूस्टिंग स्टेशन का जिक्र किया, वो इन 3 महीनों में तो लगे नहीं है, वो तो उससे पहले लग चुके हैं। जो मैंने ट्रांसफार्मर का जिक्र किया, बिजली की लाइनों का जिक्र किया, वो 2 महीने में तो लगी नहीं, वो तो उससे पहले हो चुका है। 19 ग्राम सचिवालय बड़ौदा हल्के में बन चुके हैं, 50 गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं, 60 नए अटल सेवा केंद्र बन चुके हैं। ये सब काम है जो समान रूप से विकास सरकार ने किया। अब आती है दूसरी बात। देखिए, जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है, एमएलए होता है, हम एमएलए चुनते किस लिए? हम इसीलिए चुनते हैं कि अगर उस क्षेत्र विशेष की कोई खास समस्या है, वो उस समस्या का समाधान सरकार से करवा सके, सरकार के संज्ञान में ला सके। जैसे कि बड़ौदा के अंदर पीने के पानी की समस्या थी, जैसे बड़ौदा में पानी जमा होने की समस्या थी, जैसे बड़ौदा के अंदर कॉलेज ना होने की समस्या थी। अब ये जिम्मेवारी थी वहां के प्रतिनिधि की, लेकिन प्रतिनिधि कमजोर था, कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि वोट केवल हुड्डा साहब इलाके की चौधर के नाम पे ले लेते थे। जो उम्मीदवार था उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से कभी उसने कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही वहां पे उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, वो सर्ववासी हो गए, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उसके बाद स्वाभाविक है सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रतिनिधि जो था, अब मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। और मैं आप कहना चाहते हो कि कभी जो वहाँ के विधायक थे वो अपनी लोकप्रियता के कारण नहीं जीते? जी नहीं, ये केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चौधराट के कारण जीते हैं। जी हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस इलाके की जनता को बरगलाया इलाके की चौधर के नाम पे। अब उस जनता को यानी कि उनका प्रभाव है उस पूरी जनता पर।
अब समझ आ गया जनता को कि हमें मिला कुछ नहीं, केवल चौधर का नारा मिला और चौधर हुई हुड्डा फैमिली की। पिता लड़ लिया एमपी, पुत्र लड़ लिया एमपी, दोनों हार गए, फिर पत्नी को भी लड़वाने की कोशिशें। वो जो चौधर है केवल हुड्डा परिवार की रही। जनता को क्या मिला? जनता को पीने का पानी नहीं मिला, जनता को बिजली नहीं मिली, जनता को सड़कें नहीं मिली, रोजगार की कोई साधन नहीं है। अब इस सरकार ने आईएमटी प्रस्तावित किया है कि बड़ौदा में आईएमटी बनेगा जिससे वहां के युवा को रोजगार मिलेगा। जनता को कॉलेज तक नहीं मिला। दिया क्या बड़ौदा की जनता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? जी बजरंग जी, ठीक है, ठीक है जी बजरंग जी। ये सिर्फ अत्र जी पगलाने की बात कर रहे हैं जी, पगलाने की। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं भाई, आंकड़े मैं क्लियर कर रहा हूं। आप बड़ौदा का एक काम बता दीजिए जो बड़ौदा हल्के में किया हो आपने। मुख्यमंत्री पहले बहुत इतना सीनियर नेता 3 बार लगातार जो विधायक बनाओ तो उसके पल्ले कुछ नहीं, कैसे विधायक बन गया? और दूसरी बात, मुख्यमंत्री सीनियर पत्रकार है, हरियाणा की राजनीति के ज्ञाता है, बता देंगे मुख्य तो आप बीच में काटो, मैं नहीं बोल रहा। आप भी खुद मत बोलो। अत्र जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, काटो ना बात। आप मुख्यमंत्री जी आता है और नू कहता है कि मैं तो मुझे बड़ौदा का विधायक समझो। जब बड़ौदा के विधायक थे तो करनाल का विधायक कौन है? अरे और ये भी पूरे प्रदेश के मुखिया है बजरंग दास। सुना, अब बोलो ना, हल्के का नुमाइंदा मुख्यमंत्री माना जाएगा जब तक नया नुमाइंदा नहीं बना जाता। ये सरकार की नाक का सवाल है। सरकार में हिस्सेदारी देना है। क्यों रहे हो आप इतने परेशान कार्यों को देख के? परेशान इस विकास तो आपने किया ही नहीं। अरे आपको घोषणा हुई, आप अपने घोषणा हुई है, जनता वो घोषणा सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को बगलाने के लिए की गई है। इनके नेता पब्लिक में नहीं जा रहे, पुलिस कोठी के अंदर रिपीट कर रहे हैं। पुलिस ये उसी तरह का झूठ है जैसा कि मंडिये बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, पत्रकारों के बीच में जाकर झूठ की पोल खुल चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुल गई, झूठ बोलते। मैं दावे के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की इसमें जमानत जब्त होगी। चलिए जमानत जब्त होगी नहीं होगी। हमारे रजत जी अगर पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो बड़ी करारी हार इनेलो प्रत्याशी की वहां पर हुई थी। वो भी तब थी जब जेजेपी और बीजेपी अलग अलग थे, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं इस चुनाव में, तो आईएनएलडी कहां रहेगी? जनता पार्टी यही कारण है कि अभी तक इनको भी डर लग रहा है, आपकी पार्टी के लोगों को भी, और कैंडिडेट नहीं दिया जा रहा? नहीं जितेंद्र जी, कोई डर की तो कोई बात ही नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सारे गांव के दौरे कर चुके हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है बड़ौदा की जनता से। वहाँ हम 3 बारी इंडियन नेशनल लोकदल का हम वहाँ वो सीट जीत चुके हैं। 2000 वो तब अलग मामला था, तब जेजेपी नहीं थी, जेजेपी अब अलग है। पिछले चुनाव में देख लिया उसका खेल, नंबर 2 पे थे। पिछले चुनाव में नंबर 2 पे कहां पे रहे थे आप? जेजेपी अलग है। आज की तारीख के अंदर हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जेजेपी अलग है जी। वो उन्होंने हमारे साथ जो किया वो भीतरघात किया। आप ये देखिए 84 में भाजपा के पूरे देश के अंदर 2 MP थे जी। आप ये बात तो आप उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं बीजेपी की तरह? ने तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ जी को सिखर जाके हरा दिया था जी। नहीं ये देखो, भाजपा कभी थी नहीं, आज राज कर रही है। भाजपा कहाँ थी? कभी हमारी सपोर्ट के साथ, कभी विकास पार्टी की सपोर्ट के साथ, ये चलता रहता है राजनीति के अंदर। आज इंडियन नेशनल लोकदल सबके साथ धोखा किया, बहुत गलत हुआ, भीतरघात हुआ, उसका हमें खमियाजा भुगतना। आप इस चीज पे मत जाइए। आप ये देखिए आज मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन जनता के अंदर कौन सा नेता एक्सेप्टेबल है। भाजपा का तो ये हाल है कि अगर ये 14 चेयरमैन ना बनाते अभी तो कुछ नहीं पता कब सरकार इनकी गिर जाती। इनको तो अपनी बौखलाहट में कि अपनी सरकार ही ना गिर जाए, उसलिए इनको 14 बनाने पड़े। ये स्टार प्रचारक 27 छोड़ो, ये 55 क्या 100 स्टार प्रचारक ले आए, ये सीट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बेरोजगारी की मार बहुत ज्यादा है। किसान बहुत नाराज है इन काले कानूनों की वजह से। ये देखो, जब सरकार होती है ना तो आप ट्रैक्टर रैली छोड़ो, हेलीकॉप्टर रैली निकाल लो। वो जनता सब ग्राउंड रियलिटी क्या है, गांव-गांव में लग चुके हैं पोस्टर, इनका हो रहा है भारी विरोध। और ये नहीं कि सिर्फ बड़ौदा में हो रहा है, पूरे हरियाणा में विरोध हो रहा है इनका।
ये गांव में बढ़ नहीं पाएंगे। ये इलेक्शन पहले ही हार चुके हैं। ये चाहे नॉमिनेशन करे क्या करे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता इनका कैंडिडेट कौन आता है। अगर कोई ये किसी को खिलाड़ी को देंगे तो लोग ये नहीं देखेंगे, जनता ये देखेगी कि उस खिलाड़ी का जो बाप और माँ है वो किसान है। अगर किसान को रुलाओगे जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो फिर वो किसान को वोट देंगे, ना कि खिलाड़ी को। आज किसान मर रहा है, आज बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जिस खिलाड़ी के माँ बाप किसान हैं और क्या महंगाई उसको दिखाई नहीं देगा कि किसान की तैसी कौन सरकार है? क्या वो अपने माँ बाप का फायदा नहीं देखेगा रजत जी? वो क्यों उस पार्टी से लड़ेगा जो किसान विरोधी है? अरे वो बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूँ सबसे पहले किसान का हित देखना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं आऊंगा अत्रे साहब आपके पास। अमित जी आप तो कई सालों से हरियाणा की राजनीति बड़े नजदीक से देख रहे हैं, आपने कई सारे इलेक्शन भी कवर किए हैं। अगर मैं केवल क्योंकि ये मुद्दा केवल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर है, तो किस किस पार्टी में आप लड़ाई मान रहे हैं? क्या पिछली बार जिस तरह से हुआ बीजेपी और जेजेपी के जितने वोट आए अब मिला दिए जाएं और कांग्रेस के वोटों को देख लिया जाए, तो कौन सी पार्टी आपको मुकाबले में लग रही है? बड़ा अनुभव है आपको। देखिए यतेंद्र, आमने सामने का मुकाबला तो फिलहाल जो दिखाई देता है, जो इनपुट्स हैं, जो सर्वे के इनपुट हैं, खुफिया रिपोर्ट्स हैं, बाकी जो फील्ड की रिपोर्ट है, तो सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है जी। हाँ, 2 फैक्टर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे जी। आज नोट कर लीजिए। एक तो INLD और दूसरा राजकुमार सैनी की जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। किस तरह से? तो इनका जो प्रदर्शन है वो बहुत प्रभावित करेगा इलेक्शन को, बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। वो उलटफेर भी कर सकता है। नहीं, उलटफेर किस तरह से? किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा इन दोनों फैक्टर का जो आप बात कर रहे हैं, और किस तरह से होगा? देखिए, वो अगर मैं कहूंगा समझाऊंगा तो हो सकता है कि जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हो नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको अपनी बात कहनी चाहिए। इशारा समझ जाइए आप। नहीं, पत्रकार कब से इशारा करने लग गए जी? इसमें कौन सी दिक्कत है? किसी को बुरा तो जमीनी हकीकत है, जो राजनीतिक हकीकत है वो आपको बतानी चाहिए। ये चर्चा इसी बात पर हो रही है ना कि लोगों की समझ में आए। शर्मा जी, इनका मतलब ये तो कई चीजें ऐसी होती है जो सार्वजनिक रूप से नहीं समझाई जा सकती। नहीं, मैं ये नहीं कहता गर्ग साहब, मैं ये नहीं कहता। बड़ी बहस में जो भी बात होती है बड़े स्पष्ट तरीके से होती है। मजबूत होगा। आप मुझे फैक्टर समझाइए कि INLD और सैनी का फैक्टर किस तरह से काम करेगा, किसको फायदा होगा, मैं इस फैक्टर को समझना चाहता हूँ। और चुनाव भी कांग्रेस का है, यो फैक्टर कांग्रेस सीधा देखिए गर्ग साहब एक बार थोड़ा सा लड़ाई लड़ रही है। चुनाव के बाद अगर राजकुमार सैनी अच्छे वोट लेते हैं तो कांग्रेस का खत्म हो जाएगा के लिए। हेलो, हाँ रखिए अमित जी अपनी बात कीजिए। अगर राजकुमार सैनी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव बीजेपी में पड़ सकता है, और अगर INLD अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस को उस पर डेंट लग सकता है। जी, सीधा लब्बोलवाब ये है, सीधा लब्बोलवाब है। लेकिन अगर आप जिस तरह यानी कि INLD कहीं भी दौड़ में नहीं है, बस वो नुकसान करने की स्थिति में, आप ये कहना चाह रहे हैं। और रजत जी भी इस बात को सुन रहे होंगे। रजत जी, आपके नेता आप कह रहे हैं कि बड़ा उन्हें समर्थन मिल रहा है, गांव-गांव में वो जा रहे हैं। यहाँ तो अमित जी बिल्कुल कह रहे हैं कि पार्टी वोट कटाऊ हो रही है। जो 2 पार्टियां अभी तक फील्ड में ही नहीं है जी, जो 2 पार्टियां अभी फील्ड में ही नहीं है, जिन्होंने अपना प्रचार भी शुरू नहीं किया जी, जो जनता के बीच में भी प्रचार तो इन लोगों का चल रहा है, कैंडिडेट के नाम का ऐलान किसी का नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन लड़ रही है जी। अभी आपने कहा रजत जी बीजेपी के नेताओं का, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, यानी कि प्रचार फील्ड में जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में जी देखिए देवेंद्र, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी, बोलिए। एक को चौधरी का नशा, एक को सरकार का नशा है, जनता के बीच में सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला है। प्रवीण अत्रे जी, 1 मिनट आपको मैं रोकना चाहूँ, आप रुकिए। प्रवीण अत्रे जी बोल लेना 2 मिनट। मुझे कहा है एक को सरकार का नशा है, एक को चौधरी का नशा है। जनता के बीच में दोनों ही पार्टी नहीं है। अरे सुनिए, अगर जनता के बीच में कोई पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। हाँ सुन लीजिए फिर आप ना 2 मिनट। अरे सुन लीजिए 2 मिनट। देखिए यतेंद्र, यहाँ पे भाषण प्रवीण अत्रे जी आप हो कहाँ? अबे एंकर ये कह रहा है तो 2 मिनट सुन लो भाई।
एंकर भी चाहता है। बोलिए 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 देखिए, प्रवीण ये अत्रे जी, क्या बोलिए, है कि बोलिए। अपनी बात पूरी इंडियन कीजिए। नेशनल बोलिए, लोकदल के बोलिए। प्रवक्ता लगातार एक बात का भाषण दे रहे हैं और किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं। इनसे एक सवाल पूछिएगा कि जब इनकी सरकार थी किसानों को मुआवजा मिलता था 3,000 रुपए एकड़, हालांकि उसके बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखते थे 30,000 एकड़ देंगे, दिया कितना? 3,000 रुपए प्रति एकड़। कांग्रेस की सरकार आई, मुआवजा कितना दिया? 6,000 रुपए प्रति एकड़। हालांकि झूठ बोला गोहाना की रैली में कि हम 10,000 कर देंगे, या नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुआवजा कितना कर दिया? 12,000 रुपए प्रति एकड़। 2760 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए। किसान रो रहे हैं, मुआवजा के लिए किसान रो रहे हैं, मुआवजे के रूप में दिए उन लोगों को खाली जिन्होंने सेब बीमा नहीं कागजों में करवाया। मुआवजा है। टोटल मुआवजा मिल रहा रुपया मुआवजे के रूप में। अरे फसल बीमा के पैसे आपने काट लिए, कीमत तो मिल नहीं रही, किसानों के, बाल खरीद नहीं रहे। आपने फसल बीमा के पैसे आप काट रहे हो, पराली जलाने के केस आप किसानों पे कर रहे हो, किसान को आप किसान हितैषी कहाँ से हो गए? सड़कों में ला दिया आपने, इनका ढोंग जो है वो जनता के सामने बताना जरूरी है। जब भी इनकी सरकार आई, अरे आपकी सच्चाई जनता के सामने है। कुछ नहीं, आप सोशल मीडिया के ऊपर बोर्ड देखिए, आप अपनी रैलियां कैसे किसान अपनी रैलियां रोक रहे हो वो देखिए, काले झंडे देखिए। ये सुनिश्चित आप सच्चाई आज की डेट के अंदर आप मत लीजिए। वर्तमान हरियाणा सरकार ने बाकायदा प्रधान, अरे अपनी असलियत देखिए प्रवीण अत्रे जी, 2.5% लेंगे प्रीमियम, 40,000 रुपया प्रति एकड़ होगा मुआवजा उस योजना के अंदर। अरे जबरदस्ती काट रहे हो आप मुआवजा। ठीक है, समय नहीं रह गया है, ठीक है। धान मत लगाओ, आप किसान को कहते हो कभी पराली मंत्री को, कभी केस कर देते हो। ये हरियाणा की जनता भी देख रही है, बड़ौदा की जनता भी देख रही है कि आप किस तरह से उनके मुद्दों को हवा हवाई कर रहे हो, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर, क्योंकि अभी बड़ी बहस का समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बड़ी बहस में हमने चर्चा की कि आखिरकार क्या कारण रहा कि कैंडिडेट किसी भी पार्टी ने अभी तक अनाउंस नहीं किए, तो लगभग यही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, परेशान हो गए किसानों के साथ जो काम हुआ, किसान हो गया, जमानत जब्त है। अरे आप गांव में नहीं बढ़ पाओगे, क्या बात कर रहे हो? रिजल्ट आ जाएगा, जितने मर्जी रहे हो आप। आपका तो आपने चेयरमैन बनाने पड़े आपको 14। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। हम इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं कि मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहला बड़ा सवाल यही था इस चर्चा का कि कैंडिडेट्स अनाउंस क्यों नहीं किए जा रहे। पहले आप की लाइन लगी पड़ी है, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनके कैंडिडेट्स का ऐलान हो जाए, फिर वो उसके आधार पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करें। फिलहाल समय अब थोड़ा रह गया, कल तक नामांकन का, कल का आखिरी दिन है, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आज रात तक पार्टियों की जो तस्वीर है अपने कैंडिडेट्स को लेकर वो साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।